सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हर एक म्यूजिशियन को कि उसको समझ ही नहीं आता कि भाई यार ट्रैप म्यूजिक बनाऊं, आज हिप हॉप म्यूजिक बनाऊं, आज ड्रिल पर गाना बनाऊं, या आज सिंथवेव ट्रेंड कर रहा है तो उसको एक्सपेरिमेंट कर लूं। और इसकी वजह से आपकी सबसे बड़ी स्ट्रगल ये रहती है कि आप कभी भी अपनी यूनिक साउंड आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और आप भी एक भीड़ में खड़े रहते हो और स्टैंड आउट नहीं कर पाते। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक फ्रेमवर्क बताऊंगा जो कि बड़े से बड़े आर्टिस्ट फॉलो करते हैं और इनफैक्ट उस फ्रेमवर्क की वजह से मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है और मैंने वो खुद एक्सपीरियंस करा है, इसलिए आज मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ। और मैं ये चीज़ अपने बेसिला क्लासेस के स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता हूँ, तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो एंड तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ आपके टॉप 5 4 आर्टिस्ट कौन से हैं, चाहे वो आप सुन रहे हो उनको अभी उन पे वाइब कर रहे हो। मैं अपने आर्टिस्ट के नाम लेता हूँ। सबसे पहले करण औजला, मैं उनको अभी काफी सुन रहा हूँ। SMG करके आर्टिस्ट है पंजाब से, मैं भी उनको भी काफी टाइम से सुन रहा हूँ। एक थर्ड आर करके है गोरखपुर से, वो भी सुनता हूँ मैं। और मैं एक सुन रहा हूँ तलविंदर को। तो ये चारों आर्टिस्ट के मैंने नाम लिए। अब इसमें से आप ऑलमोस्ट 2 से 3 आर्टिस्ट को तो जानते ही होगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं करण औजला का। तो करण औजला जब आज के टाइम पे गाने निकाल रहे हैं तो आपको ये लग रहा है ना कि वाह यार क्या यूनिक साउंड है, यार ये साउंड इस बंदे में ये यूनिक साउंड है ना, तब ये स्टैंड आउट कर रहा है। एक बात बताऊं, कुछ साल पहले उनके गाने कुछ ऐसे साउंड कर रहे थे। अब इन गानों के अंदर वैसी यूनिक वाइब, वो यूनिक टेक्सचर्स, जिस तरह के उनके फ्लोज हैं, जो बीट्स हैं, वो नहीं है। अब आप ये समझो कि वो म्यूजिक को कितने टाइम से कर रहे हैं जिसकी वजह से आज उन्होंने वो यूनिक साउंड डेवलप करी है। आपको मैं एक बार तलविंदर पाजी के कुछ पहले वाले रिलीजेस सुनाता हूँ। तो साउंड क्लाउड पे रिलीज कर रखे हैं और आपने साउंड सुनी कितनी डिफरेंट है जो आज कर रहे हैं। तो आप जो भी आर्टिस्ट को देखते हो ना, हर एक आर्टिस्ट को अपनी साउंड को बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि एक यूनिक साउंड को बनाने के लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंसेस। बिना एक्सपीरियंस के आप यूनिक साउंड नहीं बना सकते। अब ये एक्सपीरियंस क्या है और एक्सपीरियंस का फ्रेमवर्क मैं आपको इन डेप्थ तरीके से बताता हूँ अपने एग्जाम्पल से। तो मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन शुरू करी थी 2015 या 2014 में। तो मैंने तब स्टार्ट करा था हाउस म्यूजिक से, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हाउस म्यूजिक। तो मैंने सबसे पहले हाउस म्यूजिक बनाया। क्यों? क्योंकि मेरे को इस जॉनरा को बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और डेली चुल थी कि भाई स्कूल से आऊँगा, इस जॉनरा पे बैठ के इस पे म्यूजिक बनाऊंगा और उसके बाद ट्यूशन से आऊँगा, फिर भी ये बनाऊंगा और इस जॉनरा पे काम करूंगा। मेरे को तब जॉनरा पता ही नहीं था, बस मेरे को मज़ा आ रहा था कि भाई मेरे को म्यूजिक बनाना है और ये जिस भी स्टाइल का म्यूजिक है मेरे को ये बनाने में मज़ा आ रहा है कि इस म्यूजिक को मैं बना पा रहा हूँ, ये बहुत ईजी टू मेक है और इस साउंड्स को सुनकर मेरे को मज़ा आ रहा है। मैंने ये नहीं सोचा एक बार भी कि यार ये गाना अभी ट्रेंड करेगा नहीं करेगा, क्या होगा ये जॉनरा, कल को चलेगा नहीं चलेगा और कुछ देखूं। इसको ना शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम बोलते हैं, जहां पर आप एक चीज पे टिक ही नहीं पाते, आप 10 चीजों में ढूंढते, अरे ये कर लूं, अरे वो कर लूं। और क्योंकि मैं उस टाइम पर इस जॉनर पे स्टक था 2 से 3 साल के लिए, तो उस वजह से मेरे को FL स्टूडियो चलाना आ गया, मेरे को मिक्सर समझ आ गया, मेरे को BPM आइडेंटिफाई करना, कॉर्ड्स को क्रिएट करना, ये सबसे मेजर चीज होती है। चाहे आप ट्रैप म्यूजिक बनाओ, चाहे आप हिप हॉप म्यूजिक बनाओ, चाहे आप EDM म्यूजिक बनाओ, चाहे आप टेक्नो बनाओ, आपको कॉर्ड प्रोग्रेशंस को क्रिएट करना आना चाहिए और वो आएगा तभी जब आप किसी एक चीज पे स्टिक रहोगे। और क्योंकि मैं उस टाइम पे इस जॉनरा पे स्टिक था तो मैं एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो सीख रहा था। अब चाहे मैं कल को ट्रैप म्यूजिक पे जाऊँ या फिर हिप हॉप म्यूजिक पे जाऊँ, एटलीस्ट मेरे को बेसिक स्किल्स तो आ गई। कोई मेरे को बोलेगा डॉ ऑपरेट करना है, मैं वो तो कर सकता हूँ। तो इसीलिए 10 चीज़ों पे भागने से बेटर है कि एक चीज़ पे स्टिक रहो और उसको तब तक करो जब तक आपको उसमें फन आ रहा है। ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचोगे ना तो वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है आपके म्यूजिक करियर के लिए। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको ऑलमोस्ट 3 साल, मेरे को याद है 2015, 16, 17 तक ही बनाया मैंने। ऑलमोस्ट तीसरे साल में मैं इससे बोर होने लग गया था। तो एक और चीज होती है कि जब आप किसी भी एक टाइप के म्यूजिक पर काम कर रहे होगे ना, तो आप धीरे धीरे बोर होने लग जाते हो, क्योंकि भाई एक ही टाइप का खाना, एक ही टाइप की चीज आप कितने टाइम तक और कर लोगे रही। तो जैसे ही मैं इससे बोर होने लगा तो मैंने तब एक नया जॉनरा एक्सप्लोर करा जो कि था फ्यूचर बेस। तो फ्यूचर बेस भी एक हिप हॉप टाइप के ड्रम्स होते हैं उस जॉनरा के अंदर, और हिप हॉप टाइप के ड्रम्स के अंदर EDM साउंड्स को यूज करा जाता है। तो मैंने तब ऑलमोस्ट कुछ टाइम के लिए फ्यूचर बेस बनाया, के साथ साथ हाइब्रिड रैप बनाया। वो भी एक उसी टाइप का ही जॉनरा है जिसके अंदर हिप हॉप बीट्स के ऊपर EDM साउंड्स को यूज करा जाता है। अब मैंने ये करा ऑलमोस्ट 2 साल के लिए और मैं धीरे धीरे इससे भी बोर हो गया। और उसी टाइम पे गली बॉय नई मूवी रिलीज हो रही थी जो कि म्यूजिक के अराउंड ही थी। मैंने हॉस्टल में वो बैठ के देखी और मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया हिप हॉप म्यूजिक से। इससे पहले भी मैंने हिप हॉप सुना था बट तब नहीं हुआ था मैं उससे इन्फ्लुएंस। रैंडमली मैं उससे इन्फ्लुएंस हो गया कि भाई ये टाइप का म्यूजिक भी बहुत ही क्रेजी है, ऐसे म्यूजिक को भी बनाया जा सकता है। और इन दी एंड हिप हॉप बनाने के लिए आपको किक्स चाहिए, स्नेयर्स चाहिए, हाई हार्ट्स चाहिए, आपको कॉर्ड बनानी आनी चाहिए, आपको डॉ चलाना आना चाहिए। वो तो मेरे को आता ही था क्योंकि मैं ये सारे डॉ को ट्राई कर ही रहा था। तो
अब हुआ क्या, जब मैंने हिप हॉप म्यूजिक को बनाना स्टार्ट करा, कहीं ना कहीं मैं जो हाउस म्यूजिक के ईडीएम में साउंड यूज करा था वो भी दिखने लगी इसके अंदर, और जो मैं हाइब्रिड ट्रैप और फ्यूचर बेस से जॉनरा से सीखा था वो भी मेरे हिप हॉप में दिखने लगी। तो जब मैं हिप हॉप म्यूजिक को क्रिएट कर रहा था और जो मेरा म्यूजिक हुआ करता था वो मेरे आसपास के लोगों से डिफरेंट था, क्योंकि मेरे कई साल के एक्सपीरियंसेस उस जॉनरा के अंदर दिख रहे थे, जो कि था फ्यूचर बेस, हाइब्रिड ट्रैप और हाउस म्यूजिक। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने जो सॉफ्ट रोमांटिक गाने होते थे उनको सुनने में भी मेरे को मजा आने लगा और मैंने उनको भी सुनना स्टार्ट कर दिया। तो अब जब भी मैं इन गानों को क्रिएट करता था तो ये मेरे सारे एक्सपीरियंसेस एक दूसरे जॉनरा में झलकते थे। और ये आज भी ऐसा होता है, जब मैं किसी भी आर्टिस्ट के साथ म्यूजिक को क्रिएट कर रहा होता हूँ तो वो साउंड कहीं ना कहीं उधर दिख ही जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कुछ टाइम पहले हमने बेसिला के चैनल पे कुछ हमारी बीट्स जो मैंने कॉलेज के टाइम पे बना रखी थी वो रिलीज करी थी, और वो वही टाइम था हिप हॉप म्यूजिक को बना रहा था और उसमें कहीं ना कहीं ईडीएम का इन्फ्लुएंस भी दिख रहा था। ये देखो, मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, तो ये मैं हिप हॉप बीट ही बना रहा था एक, बट इसके अंदर मैंने ईडीएम साउंड्स का बहुत ज्यादा यूज करा हुआ है। सुनना एक बार। पार्ट सुनना। ये जो सारा टेक्सचर हिप हॉप बीट के अंदर मैंने डाला हुआ है, ये सारा मेरा ईडीएम और हाउस म्यूजिक का ही एक्सपीरियंसेस है जो मैंने इस जॉनरा के अंदर डाल दिए हैं। यहीं पे मैंने एक और म्यूजिक को क्रिएट करा हुआ है। अब ये वाला गाना सुनो। ये तो इस गाने के अंदर रोमांटिक वाइब जैसे मैंने बताया था वो वाला टेक्सचर भी है, साथ ही साथ ईडीएम का टेक्सचर भी है। तो अभी ऐसा लाइक वोकल वाला ट्रैक लग रहा है खाली खाली से, बट आगे देख इसके आगे ड्रॉप आने वाली है। और इन सारे गानों के अंदर आपको इंडियन इन्फ्लुएंसेस भी दिखेंगे, क्योंकि जब मैं हिप हॉप म्यूजिक बना रहा था, आई डोंट नो कहाँ से, पर मेरे दिमाग में आ रहा था कि हिप हॉप के अंदर इंडियन साउंड्स को ब्लेंड करना है, साथ साथ ईडीएम का भी जो मेरा एक्सपीरियंस था वो दिख रहा था। तो आज भी इवेंचुअली मैं जिन आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा होता हूँ वो बहुत बार मेरे को बोलते हैं कि यार वो जो तेरी यूनिक साउंड है ना, जो तू इंडियन हिप हॉप और चीज़ों को एक्सपेरिमेंट सा करके बनाता है, तो वो बना कर दे भाई, उसमें एक अलग मजा आता है। और कभी कभी तो हमारी भी सुन, जो एक ट्रेडिशनल बीट है वो भी बना। तो बहुत आर्टिस्ट मेरे को उसके लिए भी रीच आउट करते हैं, और वो साउंड पता है कहाँ है? वो साउंड यहाँ है, ये है वो साउंड। और आज मेरे पास पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं भी डिफरेंट जॉनर्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी मैं फॉर सम रीजन बहुत ज्यादा टेक हाउस भी सुनने लग रहा हूँ, और अभी रिसेंटली मैं काफ़ी ज़्यादा सिंथवेव या पॉप म्यूजिक और फिर से सुन रहा हूँ, तो उनका ब्लेंड भी इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिस इवेंचुअली मैं आगे और म्यूजिक को क्रिएट करूँगा। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आप अपनी यूनिक साउंड को एक दिन या एक महीने में आइडेंटिफाई नहीं करते हो, आपका वो एक्सपीरियंस है जो बोलता है, एक दिन में नहीं आता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम वाली बीमारी से दूर रहोगे और एक स्पेसिफिक जॉनरा पे काम करोगे तब तक जब तक उससे बोर नहीं हो जाते, उस वजह से आपको डॉ चलाना आ जाएगा, आपको ड्रम प्रोग्रामिंग आ जाएगी, आपको म्यूजिक की सेंस आ जाएगी, ऑटोमेशन, बीपीएम, टाइम सिग्नेचर, पता नहीं कितनी सारी चीजें आप सीख जाओगे, जो कि शायद एक प्रोड्यूसर जो कि मल्टीपल जॉनरास में घूम रहा है और एक पे स्टिक नहीं कर रहा, उससे बहुत आगे निकल जाओगे। बट मैं उसके बाद ये नहीं कह रहा कि उसी चीज पे स्टिक रहो। लाइफ इज ऑल अबाउट मल्टीपल एक्सपीरियंसेस, और ये एक्सपीरियंस को ही आप आउटपुट भी करोगे। एंड इवेंचुअली कोई भी एआई आ जाए, बट वो एआई आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को नहीं जानता, वो आपके स्टाइल को नहीं जानता, क्योंकि आपका स्टाइल बदलता रहेगा जैसे आपके एक्सपीरियंसेस बदलते रहेंगे। तो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इन डेप्थ तरीके से ये सीखना चाहते हो कि हिप हॉप, ट्रैप, EDM एंड हाउस म्यूजिक, और साथ ही साथ इन डेप्थ वोकल प्रोसेसिंग कैसे करी जाती है, लाइक मेलोडाइन, ऑटोट्यून जैसे एडवांस टूल को वोकल्स पर लगाकर कैसे उनको प्रोफेशनल बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे 50 डेज ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन एंड वोकल प्रोसेसिंग के बंडल कोर्स में देखने को मिल रही है। वैसे अगर आप इस कोर्स को परचेज करने जाओगे तो ये कोर्स
9,000 रुपीज़ का है। बट अगर आप अभी बंडल में इसको परचेस करते हो तो ये 6,500 रुपीज़ का मिलेगा। एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप इस डिस्काउंट कोड को यूज़ करते हो तो आपको और डिस्काउंट देखने को मिलेगा, डिस्काउंट पे डिस्काउंट। तो जाओ फटाफट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो, इस डिस्काउंट कोड को यूज़ करो और अपने म्यूज़िक एक्सपीरियंसेस को स्टार्ट करो। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करते हो, ये भी आपकी लर्निंग का, आपकी पर्सनालिटी का एक एक्सपीरियंस ही होगा, जो कि शायद मैंने जो 10-15 साल में सीखा है वो मैं कंप्रेस्ड फॉर्म में आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।